पेस्ट कर दीजिए, जितनी बार पेस्ट कर देंगे उतनी बार आ जाएगा। 3 बार मुझसे गलती से हो गया। और यही होता है कंट्रोल ओ, कंट्रोल ऑल्ट ओ नहीं होता, कंट्रोल एंटर करिए। और कंट्रोल ओ ही एक्सपोर्ट की भी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ही वही इंपोर्ट की भी होती है। अब कंट्रोल ओ करिए, एंटर, ये देखिए क्लियर है। आगे देखते, अब हम स्टॉक इशू वाउचर में किसी को कोई दिक्कत है? स्टॉक इशू वाउचर क्या होता है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसका मेन पॉइंट क्या है कि इन्वेंट्री पे इफेक्ट डालता है, अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डालता। स्टॉक इशू वाउचर बना रखा है, उसको सेल बिल में कन्वर्ट करना है तो मॉडिफाई में जाके F7 प्रेस करेंगे। देन हम बात करते हैं स्टॉक रिसीव। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप लोग हेड ऑफिस हो, मैं ब्रांच ऑफिस, आपने मुझे कुछ सामान भेजा, क्या आपने मुझे, अगर आपने मुझे सामान भेजा है, अगर आपने मुझे सेल बिल बनाया है, तो मैं उसकी एंट्री कहाँ करूंगा? परचेज में सर। लेकिन अगर आपने मुझे स्टॉक इशू वाउचर से सामान भेजा है, एंट्री मैं कहाँ करूंगा अपने यहाँ? स्टॉक स्टॉक। रिसीव। यानी कहने का मतलब ये है, सेम वही पॉइंट यहाँ पे भी आता है, स्टॉक रिसीव वाउचर से एंट्री करते हैं तो केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, हमारे अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टॉक रिसीव वाउचर से एंट्री करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि अगर हमें स्टॉक इशू के थ्रू किसी ने सामान भेजा है तो उसकी एंट्री मैं कहाँ करूंगा? स्टॉक रिसीव। एंटर किया। मान लो अजंता फार्मा से मुझे, एक मिनट, एक पर्सन को कनेक्ट करें। मान लीजिए जीवन फार्मेसी से मुझे कुछ सामान रिसीव हो रहा है, तो मैं जीवन फार्मेसी या नवीन फार्मा ले लेते हैं, ठीक। देखिएगा, ठीक है, एंटर किया, मुझे सामान रिसीव हो रहा है, मैं एंट्री कहाँ करने जा रहा हूँ? स्टॉक रिसीव। कितना? मैंने कहा 500 पीस रिसीव हुआ, ठीक। अब देखिए क्या एमी फ्रू का स्टॉक अभी सेव करेंगे तो बढ़ जाएगा, लॉन्ग 200 पीस, ठीक है। ये देखिए, ठीक। लेकिन अब दिखाता हूं मैं, क्या नवीन फार्मा हमारे लेनदार बने उतने अमाउंट से, 11,000 से? नहीं। नहीं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर हमें सामान रिसीव हो रहा है और वो हमें स्टॉक इशू वाउचर दिया गया है तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? स्टॉक रिसीव में करेंगे। पहली चीज तो क्लियर है। दूसरी चीज ध्यान समझिएगा, स्टॉक रिसीव वाउचर का यूज फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। स्टॉक रिसीव वाउचर का यूज फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। कोई मुझे बताएगा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन जानता है कोई क्या होता है? फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किसे कहते हैं? फिजिकल हो सके स्टॉक वेरिफिकेशन किसे कहते हैं? मौखिक रूप से बताया जाए कि ये भेजना है, माल परचेज करना या सेल करना। नहीं, मैं बता, ठीक, देखो। जिसका अकाउंट्स मेंटेन नहीं करके बस उसको आइटम्स को सेंड नहीं करना नहीं हो। नहीं, सुनिए, स्टॉक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किसे कहते हैं? एक चीज बताइए, आपके यहाँ पर, मैं दूसरी कंपनी ले लेता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं गया स्टॉक मेनू में, अपना स्टॉक चेक कर रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो एमलो गार्ड का तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे पास एमलो गार्ड का कितना स्टॉक पड़ा है? 120 पीस। तो ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि तुम्हारे पास एमलो गार्ड का 120 स्टॉक पड़ा हुआ है। हमारा जो रैक है वहां पे भी 120 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए।
होना चाहिए। Yes, होना sir. चाहिए। दूसरी चीज ये बताओ, कोई कस्टमर आता है और कहता भैया ये सामान है या नहीं है, तो ये बताओ तुम सॉफ्टवेयर में चेक करके बताओगे कि रैक में चेक करके बताओगे? Software. सॉफ्टवेयर में। रैक में कहाँ से चेक करके बताओ? कभी ऐसा देखा है तुमने? अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, किसी दुकान पे जाओ, पूछो ये सामान है भैया, तो वो सॉफ्टवेयर में देखेगा कि रैक में जाके देखेगा? अगर रैक ही में देखना है तो फिर सॉफ्टवेयर में स्टॉक मेंटेन करने को कोई फायदा ही नहीं है उसका, सॉफ्टवेयर में देख के बताएगा। अब समझो क्या होता है, ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, सभी करते हैं। अब ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में जितना स्टॉक दिखा रहा है उसको मैच कराते हैं अपने फिजिकल स्टॉक से। जैसे मान लीजिए हमने अपने एम्प्लॉय को बोला यार कल फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, तो मेरे एम्प्लॉय ने कहा ठीक है। अब मैंने कहा, मैं सॉफ्टवेयर ओपन करके बैठ गया, मैंने कहा चेक करो MEFU 40mg 40 स्ट्रिप पड़ा है या नहीं पड़ा है। रैक में काउंट किया, उसने कहा सर 40 है, 400 है। हमने कहा ओके। फिर हमने कहा एक काम करो, एमलो गार्ड चेक करना 120 पड़ा है या नहीं पड़ा है। अब वो कह रहा नहीं, एमलो गार्ड तो सिर्फ 118 ही पड़ा है। बात समझना, एमलो गार्ड 120 पीस होना चाहिए, कह रहा है 118 है। अब वो 2 पीस कहाँ गए, हो गए, टूट गए, क्या है उससे बाद में मतलब है। हम यहाँ तहकीकात करने के लिए नहीं बैठे हैं कि ये 2 पीस कहाँ गए, उस पर इंक्वायरी बैठाएंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मेरे पास फिजिकल एग्लो गार्ड का 118 पीस पड़ा है और सॉफ्टवेयर में 120 पीस दिखा रहा है, तो क्या सही है? नहीं, ये गलत है। अगर फिजिकल 118 पड़ा है तो यहाँ पे भी 118 दिखाना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर वो 2 पीस कहाँ गए, वो छोड़ दो, उससे में मतलब ही नहीं है 2 पीस कहाँ गए, चोरी हो गए, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि अगर फिजिकल में 118 दिखा रहा है तो यहाँ पे भी 118 होना चाहिए। क्वेश्चन आता है अगर नहीं करें तो क्या दिक्कत आएगी? कोई बता सकता है मुझे? ना करें ये चीज तो क्या दिक्कत आएगी? सर तो सेल करते टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या तो प्रॉब्लम? सॉफ्टवेयर में सेल कर देंगे लेकिन क्वांटिटी हमारे पास नहीं रहेगा तो इसका मेन फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे मान लीजिए कस्टमर आपके पास आया, उस कस्टमर ने आपसे बोला कि भैया एमलो गार्ड का 120 पीस चाहिए, मिल जाएगा? हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 120। अब मैंने उसको बिल बना दिया, मैंने उसको एमलो गार्ड का 120 पीस का, हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगा सर, निश्चिंत रहिए। हम यहाँ पे गए और एमलो गार्ड का 120 पीस का हमने 120 पीस का बिल बना दिया और बिल प्रिंट करके अपने एम्प्लॉय से कहा कि जाओ भैया 120 पीस निकाल के इनको दे दो। अब जब वो एम्प्लॉय जाएगा निकालने वहां पे तो वहां मिलेगा कितना? 118। तो कहेगा हमारे पास तो 118 ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब होगी कि भाई अगर नहीं था तो पहले बताते। वो कस्टमर को आप 118 दे करो, 2 बाद में कह रहा नहीं भाई 120 है तो दो, नहीं तो मैं जा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सेलिंग के टाइम पे हम कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसीलिए ये जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एक्टिविटी है, हर बिजनेसमैन 15 दिन, हफ्ते, 1 महीने पे जरूर करता रहता है। यानी जो उसका स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है और जो उसका प्रैक्टिकल स्टॉक है, उसको फिजिकल स्टॉक है, उसको वो रिकंसाइल करता है, मैच कराता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो दिखा रहा है और फिजिकल जितना पड़ा है दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वही बात आती है, क्वेश्चन आता है कि लड़के ने कहा कि भाई 118 पीस पड़ा है। अब वो 2 पीस कहाँ गए, चोरी हो गए, टूट गए, वो बात की बात है, उससे हमें मैटर नहीं करता। हमें मैटर ये करता है कि अगर 118 पीस वहां पे है तो यहाँ पे भी 118 पीस दिखाए ताकि हम कस्टमर को सही बिलिंग कर सके। क्लियर? तो इसका तरीका ये होता है। अब वो 2 पीस कम करने हैं, वो 2 पीस क्या करने हैं, हमें अपने सॉफ्टवेयर में कम करने हैं। तो क्या वो माल बेचा है आपने? नहीं बेचा तो नहीं है। कम कैसे हो सकता है सर? 2 यूनिट का सेल, यहाँ पे अगर 2 सेल बिल बना दीजिए तो कम हो जाएगा 118, लेकिन सेल तो किया नहीं है। तो सेल क्योंकि जो 2 पीस कम हुए उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। चोरी हो गया है, किसी को सैंपल के लिए दिया था, है ही नहीं, तो मतलब नहीं है। तो अगर आपका स्टॉक मैच नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आप जाते हो स्टॉक इशू वाउचर में, सॉरी रिसीव वाउचर में। यहाँ पे आप जाओगे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेंट, सॉरी स्टॉक फीडिंग करेंट।
कहाँ जाओगे, स्टॉक फीडिंग करंट, गए, एंटर कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए। कितना है, 118 है जी। लड़के ने हमने बोला कि 118 पीस पड़ा है, हम यहाँ पे आए, डाल दिया, अब चेक करिए स्टॉक, समझ में आया नहीं आया? अब ये 118 कैसे हो गया, इस पे एंटर करिए, रजिस्टर पे एंटर करिए, 2 पीस स्टॉक, हमें पता है कि 2 पीस हमने फिजिकल स्टॉक के थ्रू माइनस किए। समझ में आया नहीं आया ये बताइए आप लोग, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? मान लो बाद में 2 पीस मिल गए, फिर मैंने अपना यहाँ स्टॉक सही किया और मैंने प्रोसेस से चेक करो ये 2 पीस कहाँ गए, हमें पता हो। एक दिन बाद मेरे एम्प्लॉय ने कहा, अरे सर ये 2 पीस मालूम है, ये अपना एक फार्मासिस्ट है, लेके गया था सैंपल दिखाने के लिए डॉक्टर के पास और वो आ गए हैं एमई। अब मान लो 2 पीस आ गए, तो अब ये बताओ एक्चुअल में कितना हो गया, 120, यहाँ कितना दिखा रहा है, 118, फिर मिसमैच हो रहा है, अब बढ़ गए हैं। तो कुछ नहीं करना है, अब फिर जाइए रिसीव में, स्टॉक फीडिंग करंट में, वहां पे आपको कम ज्यादा नहीं लिखना होता, टोटल लिखना होता है। कितना हो गया, 120, समझ में आया? स्टॉक इशू वाउचर और स्टॉक रिसीव वाउचर, स्टॉक रिसीव में बस इतना ही होता है। किसी को डाउट है इसमें, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, स्टॉक इशू और स्टॉक रिसीव में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं आप लोग। सर अगर इसको ब्रेकरेज पे अगर हम कर देते हैं यही आइटम को, तो सर उससे क्या इशू होगा? ब्रेकरेज, ये सर जैसे कि आइटम एक जो आपने बताया कि फिजिकल जो भी स्टॉक वेरिफिकेशन किए, तो हमारा तो आइटम मिसिंग था या फिर नहीं मिला है, तो अगर हम उसको ब्रेकरेज में डाल दिए कि हाँ वो ब्रेकरेज है, तो उसमें भी तो सर कोई इशू नहीं होगा? नहीं इशू है, कोई इशू नहीं है। कहाँ आपको मालूम है ना कि 2 आइटम मेरा ब्रेकरेज हुआ है? नहीं सर, ब्रेकरेज हाँ मालूम है कि ब्रेकरेज हुआ, अगर नहीं भी मालूम रहा और अगर हम डाल देते उसमें, तो सर क्यों? गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो ब्रेकरेज, ब्रेकरेज आइटम क्या होता है ये बताइए मुझे, सर जो ब्रेकरेज यूज आइटम का नहीं कर क्या करते, नहीं कर सकते। उसका आप क्या करोगे, अगर मान लो आपके पास कोई सामान ब्रेकरेज हो गया तो आप उसको क्या करोगे? स्क्रैप स्टोर में डाल देंगे, डाल दिया, फेंक उसके बाद देंगे क्या करोगे? या रिटर्न रिटर्न कर देंगे सर जिनसे रिटर्न खरीद के करेंगे। लाए। अब आपको 2 सामान मिल नहीं रहा है, आपकी दुकान में कोई आइटम उसका 2 यूनिट आपको मिल नहीं रहा है, आपने ब्रेकरेज में डाल दिया, तो स्क्रैप में तो वो होना चाहिए ना। हाँ सर। तो बताइए, अगर यही एंट्री मैं ब्रेकरेज से कर दूंगा तो मेरा हिसाब फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगा? स्क्रैप में क्या वो 2 यूनिट होगी? नहीं सर। यहाँ पे मेरा स्क्रैप में दिखाएगा, स्क्रैप स्टोर में एमी फ्लू का 2 यूनिट पड़ा हुआ है, और जब अपने स्क्रैप स्टोर में जाके चेक करेंगे तो क्या एमी फ्लू की 2 यूनिट पड़ी होगी? नहीं सर। तो फिर गड़बड़ नहीं हो गया, क्योंकि स्क्रैप सामान हाँ आपके लिए क्या होता है, स्क्रैप सामान भी तो वैल्यूएबल वैल्यू रखता है ना आपके लिए। उतनी यस स्क्रैप, जितना भी स्क्रैप पड़ा है उसको वापस कर देंगे तो हमें पैसा वापस नहीं मिल जाएगा हमारा। यहाँ पे यस बात सर। हो रही है कि आपको क्लियर ही नहीं है। अगर आप एक चीज बताइए, अगर आपको रीजन पता है, अगर आपको रीजन पता है तो स्टॉक रिसीव वाउचर से हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमारा स्टॉक कम या ज्यादा हुआ है, ये कब एंट्री करेंगे जब आपको रीजन पता ही नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में यस आया? सर। नहीं सर, आ कितने गया। लोगों को समझ में, कितने लोगों को स्टॉक रिसीव में ये फीडिंग के बारे में समझ में आ गया, मुझे ये बता दो। क्यों, कितने लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि एक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में इसका क्या यूज होता है? इसका मतलब ये है कि हमें रीजन पता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, एक चीज बताओ मुझे, 120 पीस पड़ा था तुम्हारे पास, सॉफ्टवेयर में 120 दिखा रहा है, फिजिकल में 118 दिखा रहा है, तुमने
दो पीस कहाँ गए, वो बात की बात है। पहले तुमने अपना यहाँ स्टॉक फीडिंग करंट में जाके सही कर लिया, स्टॉक फीडिंग करंट में जाके सही कर लिया। अगले दिन एम्प्लॉय जब पूछा गया क्या हुआ, तो एम्प्लॉय ने कहा सर वो दो पीस ना, अब कोई कस्टमर आया था उसको मैं बेच दिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर से बिल बनाना भूल गए थे, लाइट चली गई थी। रीजन पता चल गया कि नहीं चल गया, ये बताओ। रीजन पता चल गया, दो यस पीस की सर। जब इंक्वायरी की तो पता चल गया। तो अब क्या करोगे, स्टॉक फीडिंग करंट में वापस 120 करोगे और दो यूनिट का क्या करोगे, सेल बिल बनाएंगे। सेल बिल बना दोगे। या फिर जैसे अभी इन्होंने आकृति ने कहा सर पहले 100, तो सेल बिल बना के पहले सॉरी, कैसे बना देंगे, आपको पता था कि बेचा गया है, वो मेरे तो अगले कहने दिन का ही ये पता चल। मतलब है कि हाँ अगले दिन ही सर पता चला, तो अगले दिन ही पहले सेल बिल बना के भी तो फीडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से स्टॉक इशू को रिसीव से सही करके बिल बनाइए। पहले म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें जब अननोन रिसोर्स हो, कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास कि ये दो पीस ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्या हुआ कहाँ गया, लेकिन हम अपने सॉफ्टवेयर में स्टॉक को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं, तो स्टॉक रिसीव वाउचर से जाके करंट फीडिंग से हम उसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक आपका मैंने क्लियर करा दिया है। अब आगे ये जो प्राइस डिफरेंशियल परचेज कल पढ़ाएंगे तो शॉर्टकट की पढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर मार्क सॉफ्टवेयर में मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पे दी होती है, मुझे कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है मार्ग में तो कैसे करेंगे? सर सर्च मेनू में जाके, सर्च मेनू में। ये सर्च मेनू में यहाँ पे क्लिक करिए, इसकी शॉर्टकट की होती है F11, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F11। F11 होती है। ठीक है, इसमें दिया कहीं सर्च की शॉर्टकट की, नहीं दिया। F11 प्रेस करेंगे, सर्च मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे में ओपन नहीं। हाँ सर यहाँ नीचे तो बताइए, प्रिंटर दिया हुआ है F11 यहाँ पे नीचे सर, जहाँ पर, F1 कंपनी अच्छा ये इसके पहले क्या लगा हुआ है, प्लस ये प्लस किसके संग चल रहा है, कंट्रोल। ठीक है। आगे देखते हैं, सेल बिल में हम आए, ठीक है, शॉर्टकट की बता रहा हूँ कुछ। ये देखिए, मुझे ये बताइए, हाँ चलिए एक क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। आप लोगों ने कभी आइटम को मॉडिफाई किया है, आइटम मास्टर में जाके आइटम को मॉडिफाई किया है कभी? यस सर। इसको पढ़ाऊंगा कल, अभी समझा दे रहा हूँ। इधर देखिए, आइटम मॉडिफाई करना है, यहाँ पे जो हमने रेट डाला, क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे रेट मॉडिफाई नहीं हो रहा है। अब मान लो हमसे रेट गलत पड़ गया, XYZ रेट चेंज हो गया। अब क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, ठीक है, ध्यान से। मान लो, ध्यान से समझना, एक आइटम P है, मैंने इसको अप्रैल में परचेज किया। जब अप्रैल में परचेज किया तो इसका P रेट था 100 रुपए और S रेट था 200 रुपए। जब अप्रैल में खरीदा तो कितने रुपए में खरीदते थे इसको, 100 रुपए में, और बेचते कितने थे, 200 रुपए में। तो गए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइटम मास्टर में गए, हमने यहाँ पे एक आइटम क्रिएट किया, आइटम P, 100 रुपए परचेज रेट डाल दिया, 200 रुपए सेल रेट डाल दिया, ठीक, ठीक है। अब इसको परचेज भी कर लेते हैं, चलो अप्रैल में खरीदा था,
ठीक है, आइटम पी कितना खरीदा, हमने कहा 200 पीस खरीदे, 100 रुपए उठा लिया उसने और सेव। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मई मंथ में फिर मार्केट में गए खरीदने के लिए, मई में फिर परचेज कर रहे हैं। ठीक, पी रेट है 150 रुपए, यानी रेट बदल गया। मई में जब वही आइटम खरीदने गए तो परचेज रेट कितना था, 150 रुपए, तो जाहिर सी बात है सेल रेट भी बढ़ जाएगा, सेल रेट हो गया 250। मई मंथ में जब उस सामान को खरीदने गए तो फिर से रेट चेंज हो गया, जो आइटम पहले 100 रुपए में खरीदते थे अब उसका रेट क्या हो गया 150 रुपए, और सेल रेट क्या हो गया 250 रुपए। तो अब रेट चेंज हो रहा है, तो अब ये रेट कहाँ बदलेंगे भाई, क्यों, अगर आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो क्या करें, सर बड़ा सिंपल है, आइटम में जाइए, हाँ उस आइटम पे मॉडिफाई करिए, ठीक है, और यहाँ पे 150 की जगह 150 कर दीजिए, 200 की जगह 250 कर दीजिए। क्या सॉफ्टवेयर आपको आइटम मास्टर में रेट चेंज करने दे रहा है, क्यों, नो सर। अब यहाँ 3 क्वेश्चन उठते हैं, 1 2 नहीं 3 क्वेश्चन। नंबर 1, सर क्या हम आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी हम मॉडिफाई करें तो क्या हमारा रेट मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहला क्वेश्चन। तो मेरा आंसर है हाँ कर सकते हैं, आइटम मास्टर में आप रेट चेंज करना चाहें तो रेट चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर किसी आइटम, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो क्या हमें आइटम मास्टर में आके उस रेट को अपडेट करना चाहिए, तो मेरा आंसर है नो। अगर आइटम मास्टर में रेट, अगर आइटम का रेट चेंज हो रहा है, परचेज रेट और सेल रेट, तो हम आइटम मास्टर में आके रेट चेंज नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे उसका अभी सोल्यूशन देता हूँ। नंबर 3, तो सर अगर आइटम मास्टर का रेट चेंज हो रहा है, आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं, तो फिर रेट चेंज करेंगे कहाँ, बैच में चेंज करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं, पहला क्वेश्चन, क्या हम आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, लिख लीजिए, चेंज रेट इन आइटम मास्टर। इसके लिए आपको कंट्रोल रूम में जाना पड़ता है और यहाँ पे सर्च कराना होता है रेट फ्रॉम, वो एंट्री जो होगी ना वो सही होगी, ओनर पर्सनल एक्सपेंस कर दिया आपने, सेव करा के कंट्रोल, ठीक है, ऐसे सारा ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही रेट फ्रॉम सर्च कराएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, पहला ही ऑप्शन पढ़िए, रेट फ्रॉम मास्टर बैच एंड डेट फाइल, है ना, रेट फ्रॉम मास्टर बैच एंड डेट फाइल, यानी आप रेट कहाँ चेंज करना चाहते हैं, रेट जो चेंज करना चाहते हो वो कहाँ करना चाहते हो, यहाँ पे डेट फाइल छोड़ दीजिए, M फॉर मास्टर, मास्टर मतलब आइटम मास्टर, और B फॉर बैच, पहले मास्टर पे, अगर यहाँ पे आप M करते हो, अगर यहाँ पे सेटिंग में आप M करते हो, मास्टर करते हो, तो सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यहाँ पे आप M करते हो तो सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा आपको वो आइटम मास्टर में देगा, और सॉफ्टवेयर जो रेट पिक करेगा वो भी आइटम मास्टर से पिक करेगा, जो आइटम मास्टर में दिया होगा। अगर यहाँ बी करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा वो बैच में देगा, और सॉफ्टवेयर जो रेट पिक करेगा वो बैच से करेगा, यानी अगर बैच कर दिया तो आइटम मास्टर में रेट नहीं चेंज करने का ऑप्शन देगा और ना ही रेट पिक करेगा, अगर एम कर दिया तो सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा वो मास्टर में देगा, और जो रेट पिक करेगा वो भी मास्टर से करेगा। तो आपका क्वेश्चन था क्या हम आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, अगर यहाँ एम कर दोगे तो सॉफ्टवेयर आइटम मास्टर में रेट चेंज करने देगा आपको, एम कर दिया, इधर देखिए, ठीक, अब हम आइटम मास्टर में जाते हैं, हाँ जी, सॉफ्टवेयर रेट चेंज करने दे रहा है ना मैं, यस सर। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था कि अगर रेट बदलेंगे तो कभी की आइटम मास्टर रेट चेंज करना चाहिए, क्यों नहीं,
अगर नहीं कभी करना भी चाहिए। कभी भी रेट चेंज हो रहा है तो आइटम मास्टर में आप रेट चेंज नहीं करोगे। अगर सर करें तो क्या दिक्कत आएगी, देखते हैं क्या दिक्कत आती है। हमने रेट बदल दिया भाई, 150 रुपये हो गया और 250 रुपये और सेव कर लिया। क्लियर? ठीक है, अब एक बार परचेज करते हैं। मई में हम फिर खरीदेंगे। आइटम पी, तो यहाँ पे 200 यूनिट खरीदे। एक बार आपको रेट डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं उठाएगा। 150 रुपये डाल दिया, एंटर एंटर एंटर, ठीक, एस्केप और सेव कर दीजिए। अब देखिए मैंने आइटम मास्टर में रेट चेंज किया है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी अब वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं सेल बिल बनाने जा रहा हूँ। मैं जून में सेल बिल बनाने जा रहा हूँ, आइटम पी। और मुझे बताइए आप लोगों की क्या, बताइए क्या दिक्कत है। सर पहले वाले बैच का भी सेम रेट में भी सेल होगा? पहले वाला जो आइटम मास्टर में अगर आप रेट चेंज कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर मालूम क्या करता है, आपका जो पुराना स्टॉक है उसके सेल रेट को भी नए रेट से अपडेट कर दे रहा है। देखिए ये जो M001 आइटम था, इसका सेल रेट कितना था? 200 रुपए। 200 रुपए, 100 रुपए नहीं, 100 परचेज रेट था। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि अगर आप आइटम मास्टर में रेट बदलोगे तो उस आइटम का जो पहले से आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसके सेल रेट को भी नए रेट से अपडेट कर देगा, जो कि गलत है। क्योंकि पुराना स्टॉक पुराने रेट से जाना चाहिए और नया स्टॉक नए रेट से जाना चाहिए। सपोज दैट आपको एक शॉप पे जाते हो, पेप्सी की 2 बोतल है हाफ लीटर की, एक पे एमआरपी 40 रुपए है, दूसरे पे एमआरपी 45 रुपए है। तो अगर आइटम मास्टर में 45 रुपए डालोगे तो जो पुरानी वाली बोतल बेचोगे वो भी कितने में सेल होगी? 45 में होगी, जो कि गलत है। और आइटम मास्टर में अगर हम रेट चेंज करते हैं तो क्या समस्या आती है, तो बताएगा, मुझे एक्सप्लेन करेगा। पुराना वाला भी वही रेट में ले लेता है जो बिल्कुल टच सही। वाला था। हाँ, क्या ये सही तरीका है? नहीं। नहीं तो नहीं। क्वेश्चन आता है क्या करें, यानी यानी अब समझ में आ गया ना। इसीलिए सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी है कि आइटम मास्टर में, इसीलिए वो आपको रेट चेंज नहीं करने देता है। तो हम गए रेट फ्रॉम, रेट फ्रॉम, और यहाँ पे क्या कर देंगे? बैच। तो बैच करेंगे तो सॉफ्टवेयर रेट चेंज करने का ऑप्शन कहाँ देगा? बैच में। और रेट जो पिक करेगा वो भी कहाँ से करेगा? बैच से। आगे देखिए, जून मंथ में हमने फिर से परचेज किया, फिर से रेट चेंज हो गया। पी रेट हो गया इस आइटम का 200 रुपए और एस रेट हो गया 300 रुपए। ठीक, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर आइटम का रेट बदलेगा तो कभी भी आइटम मास्टर में रेट चेंज कहाँ करेंगे, देखते हैं। परचेज करिए, आइटम पी EN 2492 कुछ भी डाल देते हैं, 220 अब रेट हो गया 200। पहली बात तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। ठीक, आप लोग याद करिएगा, ये देखिए ये बैच विंडो होगी। लोगों को मैं स्टार्टिंग में बोलता था ना कि जब शुरू में पर्ची, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्किप कर दीजिए। अगर किसी आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो वो रेट हम यहाँ पे जाके डालते है ना, रेट भी यहाँ पे कर सकते। हमने कह दिया अब इसका रेट हो गया 400 रुपए। अब सेल करके देखते हैं। तो हमने क्या बोला था कि रेट कहाँ से पिक करेगा? एंटर किया, एंटर एंटर एंटर, आइटम पी। हाँ जी, अब देखो सही है गलत है, ये बताओ, ये तरीका सही है कि गलत है? सही है। सही सही है, है क्यों? सर। क्योंकि देखो ये पुराना स्टॉक है और ये नया स्टॉक। तो पुराना अब यही देखो, यही आइटम पी इस बैच से बेच रहा हूँ तो किस रेट में जा रहा है? 200 रुपए में। और यही आइटम पी इस बैच से बेच रहा हूँ तो किस रुपए में जा रहा है? 400 रुपए में। समझ में आया आप लोगों को? क्यों? क्वेश्चन है कोई?
किसी का सर कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ है पे? ये, नहीं दूसरा क्वेश्चन था सर, लेकिन आइटम से ही रिलेटेड था। नहीं, इस पे पूछिए क्वेश्चन जो टॉपिक चल रहा है। तो दोबारा जो किसी किए का वो कोई और बता दीजिएगा। कल एक बार इसमें और चीजें हैं बताने के लिए, स्कीम वगैरह भी यहीं से अप्लाई होती है। इसमें किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी जो किए 400 वाला ये नहीं समझ में, इसको थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखो, मैंने कहा कि फिर से देख लो, हम जून जुलाई में गए यही आइटम पी खरीदने, जुलाई मंथ में आइटम पी परचेज करने जा रहे हैं, रेट बदल गया। अब परचेज रेट पहले 200 रुपए में खरीदते थे, अब परचेज रेट हो गया 250 रुपए और सेल रेट हो गया 500 रुपए। तो अब इस आइटम का रेट बदल रहा है तो कहीं ना कहीं तो डालोगे ना। तो मेन परचेज रेट से दिक्कत नहीं होती है, परचेज रेट तो परचेज कीमती तो तुम रात को दुकान बंद करके भी कर लोगे अपने। मेन दिक्कत होती है जब कस्टमर को सामान बेचे तो सेल रेट ऑटोमेटिक उठाए। तो अगर किसी आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो आप कहाँ वो रेट डालोगे? यहाँ पे 200 पीस, यहाँ पे परचेज रेट डाल दो। पहले परचेज रेट कितना है? 250 रुपए। ये विंडो आपके सामने ओपन होती है। अगर किसी आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आके आप चेंज कर दो। सेल रेट कितना था उसका? 500 रुपए। 500। डाल दिया ना? इतना क्लियर? क्यों? यस सर, यस सर। अब सेल करके देखो, ये देखो, यही आइटम इस बैच से बेचोगे कितने में सेल होगा? 500 रुपए में। यही आइटम इस बैच से बेचोगे कितने में सेल होगा? 400 रुपए में। यही आइटम इस बैच से बेचोगे कितने में? देखो, एक ही आइटम लेकिन अलग अलग रेट है। क्यों अलग रेट है? क्योंकि उसके बैच अलग अलग है। समझ में आया आप रोशन? यस सर, यस सर। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? क्यों? यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है? जहाँ अच्छे क्वेश्चन होते हैं वहां कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन एक है। वो क्वेश्चन क्या है कि सर एक चीज बताना, बताइए। मेरा अगर मैं आपकी मैं क्वेश्चन पूछता, सर ये बताओ, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है कि अगर किसी आइटम का रेट चेंज होगा तो हम आइटम मास्टर में रेट नहीं चेंज करेंगे, बैच में चेंज करेंगे। क्यों आइटम मास्टर में नहीं करेंगे, बैच में इसलिए करते हैं कि एक ही आइटम के अगर 4 बैच हैं और चारों का रेट अलग अलग है तो अगर पुराने बैच का स्टॉक बेचेंगे तो पुराने रेट से जाएगा, नए स्टॉक का बैच बेचेंगे तो नए रेट से जाएगा। बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर एक चीज बता दो मुझको, आइटम मास्टर में रेट क्यों नहीं चेंज करते हैं? क्योंकि आइटम मास्टर में रेट चेंज करने पर दिक्कत ये है कि अगर हम आइटम मास्टर में रेट चेंज करते तो उस आइटम का जो पुराना स्टॉक पड़ा है उसका भी रेट नए रेट से अपडेट हो जाता है। यानी ये दोनों बैच का भी स्टॉक अगर हम बेचते तो 500 में ही बिकता, जो कि गलत है। पुराना स्टॉक पुराने रेट से जाना चाहिए, नया स्टॉक नए रेट से जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो फिर सर मुझे एक चीज बताइए, सॉफ्टवेयर ने आइटम मास्टर में रेट चेंज करने का ऑप्शन ही क्यों दिया? अगर आप कह रहे हो कि आइटम मास्टर में रेट नहीं चेंज करना चाहिए, मान गया वो गलत है और गलत आपने दिखा भी दिया कि क्यों गलत है, लेकिन मुझे ये बता दो फिर आइटम मास्टर में रेट अगर नहीं चेंज करना है तो सॉफ्टवेयर में आइटम मास्टर के एम दिया है ना, कंट्रोल रूम में रेट फ्रॉम मास्टर बैच या डेट फाइल, तो सॉफ्टवेयर ने आइटम मास्टर में रेट चेंज करने का ऑप्शन ही क्यों दिया? कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या सर, बिजनेसमैन कभी भी आइटम मास्टर में रेट नहीं चेंज करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन किस केस में करना चाहिए ये ध्यान समझिएगा। ऐसी बिजनेसेस जहां पे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन बैच वाइज नहीं होता है, स्टॉक बैच एमआरपी उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है, जहां पर टुडे रेट पे बिलिंग होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, मैंने कल एक ट्रक रेत मंगाई जिसका परचेज रेट था 10,000 रुपए और सेल रेट था 20,000 रुपए। वो रेत अपने ऑफिस के बाहर गिरवा दी। आज मैं फिर मार्केट गया और फिर से मैंने एक ट्रक रेत खरीदी, वही रेत आज 15,000 रुपए की मिल रही है, उसका सेल रेट है 25,000 रुपए। वो भी रेत लाके वहीं पे डाल दी। अब बताइए कि आज मैं वो रेत पूरी रेत बेचूं तो किस रेट में बिकना चाहिए? क्या कल वाली रेत 20,000 और आज वाली रेत 25,000 रुपए बेचूंगा मैं? क्यों? आज का जो रेट होगा उसी पे तो दूंगा, यानी दोनों रेट को मैं 25,000 में ही सेल करूंगा। जैसे मेरा बिल्डिंग मटेरियल मान लो
स्टील रॉड का काम है। तो कल स्टील रॉड थी 3 रुपए किलो खरीदते थे, 10 रुपए किलो बेचते थे, आज हो गई 5 रुपए किलो खरीद रहे हैं और 15 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो पहले से जो स्टील रॉड पड़ी थी वो भी कितने में बेचेंगे, 15 में ही तो बेचेंगे। गोल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, कल गोल्ड का भाव था 10,000 रुपए, आज 15,000 रुपए हो गया। तो जो पुराना गोल्ड पड़ा है वो 10,000 में क्यों ना बेचेंगे, वो भी तो 15,000 में बेचेंगे। तो ऐसे बिजनेस है जहां टुडे रेट पे काम होता है, वहां पे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, वहां पर हम आइटम मास्टर में रेट चेंज कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आइटम मास्टर में रेट कहाँ चेंज करेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों? यस सर, आगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी चीजें हैं स्कीम वगैरह, वो मैं कल बताऊंगा। तो कल आगे इसी को कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है, और उसके साथ आगे के टॉपिक्स करेंगे। अब किसी की कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर फटाफट। एक 1 मिनट का क्वेश्चन टाइम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। बताइए बताइए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए तो फर्स्ट में पूछता है ना सर डाउनलोड करते समय कि कहाँ इसको आप रखना चाहते हैं, एफ ड्राइव, यू ड्राइव। हाँ तो मैंने एफ ड्राइव में रख लिया और डेस्कटॉप पे जो आइकन था मार्क का वो डिलीट हो गया। हाँ, तो कैसे ठीक। उसको बैकअप लेंगे, फिर से ओपन कैसे करेंगे इसको उसको सॉफ्टवेयर को? जिस ड्राइव में इंस्टॉल जी किए हो वहां पे जाओगे तो मार्क का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। यस सर, यस और उस फोल्डर में सर्च करना मार्ग विन, ये फाइल होगी मार्ग विन नाम से, है ना। यस सर, इस पे क्लिक कर दोगे यस मार्ग ओपन हो जाएगा, और उसी पे राइट क्लिक करके सेंड डेस्कटॉप कर दोगे, डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा मार्ग का। यस सर, जहाँ फर्स्ट में रखा था उसी पे। हाँ, जहाँ ड्राइव में रखे होगे ना, ड्राइव में देखना फोल्डर होगा मार्ग ईआरपी का, ठीक है। अच्छा उस अच्छा फोल्डर के अंदर जाओगे तो फोल्डर के अंदर जाके ही लिखना होगा मार्ग विन, अच्छा, लिखा होगा ऐसा? ऐसा ही लिखा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आइटम में मॉडिफाई